सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। महाकुंभ के श्रद्धालुओं का काशी में भारी पलट प्रवाह। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर का परिक्षेत्र सहित गंगा घाट व गलियां श्रद्धालुओं से पटी। 15 फरवरी से शुरू हो रहा है काशी तमिल संगम 3.0। प्रतिभाग करने तमिलनाडु के 6 ग्रुपों के लोग पहुंचेंगे काशी। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 648वें जयंती पर जंगमबाड़ी से निकली भव्य शोभा यात्रा। और शिवपुर और कैंट के बंद मकान में चोरी घटना का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। और समाचार विस्तार से। प्रयागराज महाकुंभ में 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के बाद श्रद्धालुओं के जबरदस्त पलट प्रवाह से काशी नगरी में भीड़ का रेला उमड़ पड़ा है। प्रयागराज महाकुंभ में 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ अब आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी वाराणसी की तरफ रुख कर चुकी है। हालत यह है कि गुरुवार की सुबह से ही वाराणसी में जबरदस्त भीड़ है। भीड़ को नियंत्रण में करना प्रशासन के लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। सबसे बुरे हालात तो शहर के हैं। विश्वनाथ मंदिर, दरहसमेत, गोदौलिया, जंगमबाड़ी समेत काल भैरव मंदिर और अन्य रास्तों पर पूरी तरह से भीड़ ने अपना कब्जा जमा रखा है। जबरदस्त भीड़ के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट पर स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ थमने का नाम ही नहीं ले रही है। गोदौलिया चौराहे से लेकर अन्य जो भी रास्ते मंदिर और घाट की तरफ जाते हैं पूरी तरह से जाम है। इनको मैनेज करने के लिए अलग अलग रास्तों से लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने दर्शनार्थियों के आगमन और निकास के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए हैं ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या भीड़भाड़ की स्थिति न बने। महाकुंभ के मद्देनजर वाराणसी में यातायात बाधित न हो, इसके लिए बाहरी क्षेत्र में ही भारी वाहनों को रोक दिया जा रहा है। इससे शहर में जाम की स्थिति नहीं बनने दी जा रही है। प्रशासन इस प्रयास में है कि श्रद्धालुओं को सुगम और निर्बाध दर्शन का अनुभव मिले। आला अधिकारियों ने खुद मौके पर स्थिति को संभालने के लिए सड़क पर उतरकर काफी जद्दोजहद शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी से लेकर अन्य अधिकारी काफी मशक्कत करते दिखाई दे रहे हैं। कमिश्नर ने भी कल रात से ही भीड़ को नियंत्रण में रहने के लिए मोर्चा संभाल रखा है। शहर के अधिकतर इलाकों में भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस पब्लिक के साथ इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गोदौलिया चौराहे पर भीड़ का दबाव सबसे ज्यादा है। इस वजह से शहर की तरफ आने वाले सभी वाहनों को बाहर ही रोका जा रहा है। शहर के अधिकांश इलाकों में भीड़ नजर आ रही है। वाराणसी के शहरी और बाहरी दोनों क्षेत्रों में होटल, गेस्ट हाउस, लॉज पूरी तरह से फुल हैं। यहां तक कि धर्मशाला से लेकर शेल्टर होम या कई अन्य जगहों पर रुकने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़िए। ओ भैया 50 का दे दीजिए ना। चलिए ये रास्ता बंद किया।
शिवपुर और कैंट के बंद पड़े मकानों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर को शिवपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिवपुर और कैंट के बंद मकान में चोरी घटना करने वाले आरोपी को शिवपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को फैंटेसिया वाटर पार्क जाने वाले रोड से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद इस्लाम को गिरफ्तार कर उसके पास से 10,44,970 रुपए नकद के साथ ही चोरी के आभूषण और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। घटना का खुलासा डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा और एसीपी कैंट विदुष सक्सेना ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से किया। प्रेस वार्ता में डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद इस्लाम जैतपुरा का निवासी है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत इसको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने शिवपुर में 2 और कैंट थाना क्षेत्र में 1 मकान को निशाना बनाया। मां वैष्णो कॉलोनी कटवतियां शिवपुर में महाकुंभ स्नान करने गया था। 26 जनवरी को जब परिवार वापस आया तो उनके मकान के मेन गेट का ताला टूटा था। उनके मकान में चोरी हुई थी। इसी तरह खुशहाल नगर कॉलोनी सेक्टर बी लेन नंबर 2 थाना शिवपुर में एक परिवार मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने लखनऊ गया था। जब वह 7 फरवरी को पहुंचा तो उनके दरवाजे कुंडा टूटा हुआ था और घर के अंदर का भी कुंडा टूटा हुआ था। उनके घर से 7 से 8 लाख रुपए नकद और आभूषण चोरी गया था। इसके अलावा कैंट थाने में भी एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह रात में चोरी करने की फिराक से इधर उधर घूमता रहता था। उसने बताया कर्ज अधिक होने के कारण चोरी के कुछ पैसे खर्च हो गए। तीनों चोरी के कुछ सोने चांदी गहनों को राहगीरों के हाथ बेच दिया। बताया कि महाकुंभ के दौरान बनारस में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद हैं, इसलिए वह शहर के अंदर न जाकर चोरी किए माल को बेचने के लिए शहर से बाहर जा रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में दरोगा अंकुर कुशवाहा, हेड कांस्टेबल राजेश सिंह, राम अवतार पाल, अजय सिंह, संजय यादव और ज्ञानेंद्र शामिल रहे। लगभग सेम पैटर्न है। लोग देखते हैं कि कौन सा घर खाली है, 2-3 दिन रेकी करते हैं, उसके बाद घटना को अंजाम देते हैं। सर, क्या कोई आपराधिक इतिहास है? इससे पूर्व कोई और घटना किया था? अब तक पूछताछ में जैसा आपको मैंने बताया कि इन्होंने 3 घटनाओं को अंजाम दिया है। 2 घटनाएं जो हैं थाना शिवपुर की है, बाकी पीसीआर में इनसे और विस्तृत पूछताछ की है। सर, क्या क्या बरामद हुआ इनके पास? 10,40,000 से ज्यादा के पास नकद बरामद हुआ है और बाकी ज्वेलरी है, गोल्ड। सर, अकेले घटना को अंजाम देता था या गिरोह बना के काम करता था? जैसा कि अब तक जो पूछताछ हुई है उसमें तो उन्होंने स्वीकारा है कि स्वयं सिर्फ सिंगल ही घटना को अंजाम देते हैं। बाकी और विस्तृत जो है पीसीआर लेके पूछताछ की जाए। पकड़े टीम में पुरस्कार से कुछ हमारी तरफ से पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती पर बुधवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मन चंगा तो कटौती में गंगा का संदेश देने वाले संत रविदास की 648वीं जयंती पर बुधवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कभी बैलगाड़ियों पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा का अत्याधुनिक स्वरूप भी सामने आया। महाकुंभ की पीड़ के पलट प्रवाह के मद्देनजर इस वर्ष शोभा यात्रा जंगमबाड़ी से आरंभ हुई। स्थान का महात्म्य बनाए रखने के लिए रविदासिया धर्म के 5 अनुयायी मैदागिन से संत रविदास का चित्र लेकर पदयात्रा करते जंगमबाड़ी पहुंचे। शोभा यात्रा में जहां कभी गिनती की बैलगाड़ियां दिखती थीं, वहीं अब दर्जनों मिनी ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की भरमार दिखी। चकाचौंध भरी रंग बिरंगी एलईडी लाइट रही, अत्याधुनिक साउंड सिस्टम रहे। इन पर सवार रविदासिया धर्म के अनुयायी उत्साह और आनंद से भरे दिखे। कोई वाहनों के आगे नाचते गाते चल रहा था तो बहुत से लोग जो वाहनों पर सवार थे अपनी जगह ही झूम रहे थे। शोभा यात्रा में सबसे आगे संत रविदास का विशाल चित्र वाहन पर था। इसके पीछे संत के जीवन से संबंधित झांकियां थी। कुछ ट्रैक्टर ट्रालियों पर हैवी साउंड सिस्टम लगाए गए थे, लेकिन उनकी ध्वनि काफी कम रखी गई। कभी संत रविदास की वाणी मुखर होती तो कभी भजन। बहुत सारे अनुयायियों का जत्था रविदास शक्ति अमर रहे, जो बोले सो निर्भय सदगुरु महाराज की जय का घोष करते चल रहे थे।
जिला राइफल क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने काशी तमिल संगमम 3.0 के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बृहस्पतिवार को जिला राइफल क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि काशी तमिल संगमम 3.0 की 15 फरवरी से शुरुआत होगी और इसका मुख्य आयोजन नमो घाट पर होगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण के लोगों के सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए एक पुल का काम करेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के साथ इसका आयोजन हो रहा है। IIT BHU और IIT मद्रास के छात्र भी इसमें भाग लेंगे। इस बार के काशी तमिल संगमम में एकेडमिक सेशन पर जोर दिया जा रहा है। नॉर्थ साउथ की विभिन्न कलाकृतियों और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं से जुड़ी स्टॉल भी लगाई जाएगी। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रह सकते हैं। 24 फरवरी तक आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 1200 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आने की सूचना है। अभी रिटर्न में कंफर्मेशन नहीं आया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग विभाग के और MOS वो शिक्षा विभाग के भी आने की संभावना है। मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इसका मुख्य उद्देश्य जैसे मैंने कहा था, मतलब इतिहास काल से पूरे भारत की अगर बात करें, एक कल्चर दूसरे कल्चर से जुड़े रहे हैं। कई सारे चाहे भावनात्मक, कहीं धार्मिक, इस तरह की जो है बहुत हम लोगों के साथ वो जुड़ाव था। तो इसलिए जब हम भारत की एक भारतीय की बात करते हैं, भले ही हम कल्चर से, भाषा से, रीजन से अलग अलग हो, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे से इस तरह के हम लोग जुड़े हुए हैं। उसको पहचानना, उसके बारे में जानकारी करना और उसको और बेहतर अप्रिशिएट करने के उद्देश्य से ही जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनका जो नारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के, उसी के क्रम में इसके आयोजन की जा रही है। मरीजों को बाहर की दवाइयां प्रेस्क्राइब करने का आरोप लगाते हुए सपा के लोगों ने मंडली चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के व्यापारी नेता कार्यकर्ता रमाकांत जायसवाल के नेतृत्व में मंडली अस्पताल कबीर चौरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर रमाकांत जायसवाल ने कहा कि मंडली अस्पताल में खासकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीड़ित समाज के लोग पैसे के अभाव में इलाज कराने आते हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता से लगातार शिकायत मिले कि डॉक्टरों द्वारा मरीज को बाहर से दवा लेने के लिए छोटे पर्चे पर दवा लिखकर दी जा रही है और दवा मंगवा कर जांच भी की जा रही है कि सही जगह से दवा आया है कि नहीं, ताकि कमीशन का खेल चलता रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बाहर से दवा लिखकर दवा व्यवसायियों से कमीशन का खेल कर रहे हैं और गरीब जनता के उत्पीड़न का काम कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार दवा मुहैया कराने में असमर्थ है क्या? ज्ञापन के माध्यम से हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बताना चाहें कि दोबारा शिकायत मिली तो रंगे हाथ पकड़कर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे और डॉक्टर के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराएंगे। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से रमाकांत जायसवाल, अतुल श्रीवास्तव, रविकांत विश्वकर्मा, इरशाद अहमद, गौरव शाहू, एकांश अग्रवाल, विवेक श्रीवास्तव, अंकुर बरनवाल, अंजनी पटेल, अनूप शाहू, अमन सेठ, बाबे अग्रहरी, संतोष सेठ, आयुष्मान यादव, अनूप साहू, विजय वाधवानी, संदीप विद्यार्थी, पीयूष जायसवाल, सोनू विश्वकर्मा, विशाल गुप्ता आदि। जो यहाँ के डॉक्टर हैं OPD के माध्यम से छोटे पर्चों पे दवा लिख के अपने सेटिंग की हुई दुकानों पे भेजते हैं और दवा मंगाकर पुनः उसकी जांच करते हैं कि दवा उनके कमीशन दिए हुए दुकान से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये पूरा कमीशन का खेल चल रहा है। हम आज ज्ञापन के माध्यम से CMO साहब को ज्ञापन देने के माध्यम से यहाँ पे देना चाहेंगे कि जनता को उत्पीड़न बंद हो, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और यहाँ पे भ्रष्ट डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने का काम करेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities,
use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर सर्व वेद शाखा स्वाध्याय शास्त्रार्थ प्रतियोगिता का आयोजन रामेश्वर मठ में किया गया। नगवा रविदास पार्क के सामने स्थित रामेश्वर मठ में संचालित स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय में माघ मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि पर बुधवार को सर्व वेद शाखा स्वाध्याय शास्त्रार्थ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में आचार्य गोपाल चंद मिश्र वैदिक उन्नयन संस्थान, श्री पट्टाभिराम शास्त्री वेद मीमांसा अनुसंधान केंद्र एवं श्री स्वामी नारायण मंदिर विद्यालय के सैकड़ों बटकों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा से यह आशा और विश्वास जगाया कि आने वाले समय में वेद और उपनिषद के ज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। समारोह के मुख्य अतिथि CV सुब्रमण्यम, विशिष्ट अतिथि जलेश्वर रापू वेंकटेश्वर सब पत्निक थे। प्रतियोगिता में आचार्य गोपाल चंद मिश्र, वैदिक उन्नयन संस्थान के एक छात्र कौशल कुमार मिश्रा, स्वामीनारायण तीर्थ वेद विद्यालय के सत्यम त्रिपाठी, सागर तिवारी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता काशी धर्म पीठाधीश्वर स्वामी नारायणानंद तीर्थ के उत्तराधिकारी शिष्य लखन स्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में आयोजित हुआ। आयु अतिथियों का स्वागत रामेश्वर मठ के प्रबंधक वरुणेश चंद्र दीक्षित ने किया। कार्यक्रम का संचालन स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय के प्राचार्य जयंतीपति त्रिपाठी ने किया तथा धन्यवाद अमित कुमार पांडे ने किया। इस अवसर पर प्रचार शालिग्राम शर्मा, ज्योति स्वरूप तिवारी, रघुवर शुक्ला, अवनीत द्विवेदी, योगेश तिवारी, शंकर प्रसाद गौतम आदि उपस्थित थे। प्रतियोगिता के पश्चात भाव भंडारे का आयोजन हुआ जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। चारों वेदों की शाखाओं के सहित जो है ये कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें चतुर्वेद प्रतियोगिता है और श्री महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के द्वारा जो आयोजित है श्री पट्टाभिराम शास्त्री वेद अनुसंधान केंद्र, श्री गोपाल चंद्र मिश्र उन्नयन संस्थान और श्री स्वामी नारायण तीर्थ वेद विद्यालय जो संचालित है प्रतिष्ठान के द्वारा, उन्हीं सभी के छात्रों को समायोजित करके और एक चारों वेद और उनकी शाखाओं का विशिष्ट प्रतियोगिता होती है। इनमें जो विजेता बनते हैं उनको विशिष्ट पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाता है। ओंकारेश्वर कोयला बाजार निवासी मोहम्मद तौफीक आलम ने पिछले दिनों अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद पुलिस के उदासीन रवैये से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। ओंकारेश्वर कोयला बाजार थाना आदमपुर क्षेत्र में मोहम्मद तौफीक आलम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहे कि यहां अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। कानून व्यवस्था की पोल खोलती एक ताजा घटना का मैं खुद गवाह हूं। पिछले दिनों 8-10 की संख्या में दबंगों ने घात लगाकर जानलेवा हमला मुझ पर किया। लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हुए इस हमले में हमारी नाक फ्रैक्चर हो गई और सिर में 14 टाँके आए। लेकिन हैरानी की बात है कि इस घटना को एक हफ्ता बीत चुका है लेकिन आरोपी अब तक फरार हैं। पुलिस सिर्फ दिखावटी कार्रवाई कर रही है। तौफीक आलम ने बताया कि विवाद पड़ोस में चल रहे कूलर के कारखाने से हो रहे शोर को लेकर था। उन्होंने बार बार अनुरोध किया कि सुबह 10 बजे के बाद काम शुरू हो ताकि उनके परिवार को तकलीफ न हो, लेकिन पड़ोसियों ने बात नहीं मानी। 4 फरवरी को जब तौफीक दुकान जा रहे थे तभी पहले से घात लगाए बैठे दबंगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद पुलिस को सूचना दी गई लेकिन उन्होंने सिर्फ हल्की धाराओं में FIR दर्ज कर मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी मांग है कि उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इतना बड़ा जानलेवा हमारे ऊपर हमला हुआ और पुलिस अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो बाइक का इस्तेमाल किया गया था सिर्फ वही बाइक अभी थाने में जो है जमा हुई है। बाकी सारे लोग फरार हैं। खाली दबिश दी जा रही है और हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। खाली हम लोग थाना चौकी दौड़ रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर इस तरह ऐसे लोगों का मन बढ़ गया तो आज हम हैं, कल कोई और होगा और कल कोई और होगा। और हमारे बनारस के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति चलती है। ऐसे क्राइम करने वाले खुलेआम टहल रहे हैं।
जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। गोवर्धन पूजा समिति द्वारा बुधवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बुधवार को गोवर्धन पूजा समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह 10 बजे से काशी में आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। समिति के पदाधिकारियों द्वारा श्रद्धालुओं से उनके परेशानियों को पूछा गया और उनके रहने दवा की निःशुल्क व्यवस्था की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल जी यादव नेताजी ने बाबा काल भैरव के चित्र पर प्रसाद अर्पित करके किया। तत्पश्चात समिति के अध्यक्ष विनोद यादव गप्पू के द्वारा वरिष्ठ लोगों का अंगवस्त्रम एवं पुष्पहार किया गया। प्रसाद वितरण सायं 7 बजे तक चलता रहा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेश यादव, सीताराम यादव, कैलाश यादव, श्याम बाबू यादव, भाला, दिनेश यादव, जयप्रकाश यादव, अजय यादव, भोला यादव, विवेक यादव, विनीत यादव, बल्लू सरदार, जितेंद्र यादव, तिलोकी यादव, मनोज यादव आदि लोगों की मुख्य उपस्थिति रही। प्रयागराज से आए हुए श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और बाबा काल भैरव के यहाँ दर्शन किए। उसी के उपलक्ष्य में बाबा काल भैरव का प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जो गोवर्धन पूजा समिति की ओर से, और काफी देर से सुबह 11 बजे से ये भंडारा प्रसाद वितरण किया जा रहा है श्रद्धालुओं को। जो जरूरतमंद श्रद्धालु हैं उनको हम लोग रहने का और टॉयलेट जाने का और तमाम जो भी उनको सुविधाएं हैं उनको प्रदान की जा रही है समिति की ओर से। क्या कोई शुल्क है? कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क भंडारा प्रसाद उनको वितरित किया जा रहा है और उनको सारी सुविधाएं दवा तक का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है गोवर्धन पूजा समिति की ओर से। काशी विरासत संरक्षण समिति के सांस्कृतिक संध्या में युवा गायिका जानवी त्रिपाठी का मनमोहक गायन हुआ। बुधवार को काशी विरासत संरक्षण समिति द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में वाराणसी की युवा गायिका जानवी त्रिपाठी द्वारा शास्त्रीय तथा उपशास्त्रीय गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम श्री गणेश वंदना की प्रस्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तत्पश्चात राग केदार पर निबद्ध छोटे ख्याल की प्रस्तुति हुई। उसके उपरांत श्री रामचंद्र भजन से कलाकारों ने श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम की चौथी तथा अंतिम प्रस्तुति में गायिका ने शिव भजन की प्रस्तुति से कार्यक्रम को समाप्त किया। इनके साथ तबला संगत पर विशाल देव मिश्रा तथा ऑर्गन पर प्रवीण सिंह ने कुशल सहयोग दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन काशी विरासत संरक्षण समिति सदस्य अंकित सिंह ने किया। एक फरवरी से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान में शुरू हुए एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग एक रोमांचक फाइनल मैच के साथ संपन्न हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान में 1 फरवरी से शुरू हुए एग्रीकल्चरल प्रीमियर लीग अब अपने चरम पर पहुंच गया है और एक ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले के साथ संपन्न हुआ। इस टूर्नामेंट ने संस्थान के छात्रों, प्राध्यापकों और दर्शकों में जबरदस्त उत्साह पैदा किया। एपीएल के सफल आयोजन ने सभी प्रतिभागियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और खेल भावना का प्रदर्शन किया। यह आयोजन न केवल मनोरंजन का माध्यम बना, बल्कि टीम वर्क, नेतृत्व और अनुशासन का प्रतीक भी रहा। इस भव्य टूर्नामेंट के सफल आयोजन में कोर कमेटी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कृषि विज्ञान संस्थान के तृतीय वर्ष के छात्रों चंदेर, अन्नत, दीपक, मीणा, अंकित, निखिल, अमन राज, मृत्युंजय, निकिता और अनुष्का ने दिन रात एक करके इस आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित किया। उन्होंने प्रथम वर्ष के छात्रों की मदद से इस टूर्नामेंट को सुचारू रूप से संपन्न करने में अहम भूमिका निभाई। इस आयोजन में 8 लड़कों की और 4 लड़कियों की टीमों ने हिस्सा लिया। हर दिन का मुकाबला अत्यंत रोमांचक और उत्साह से भरा रहा, जिसमें खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल और सामूहिक प्रयासों से दर्शकों का ध्यान खींचा। बुधवार को हुए पुरुष फाइनल मुकाबले में कोबरा और एग्रो राइजिंग स्टार्स एआरएस की टीमें आमने सामने थीं। यह मुकाबला टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक मैच साबित हुआ। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन किया और मैच अंत तक कड़े मुकाबले में रहा। अंतिम ओवर में मैच टाई हो गया और मुकाबला सुपर ओवर में गया। सुपर ओवर में एग्रो राइजिंग स्टार्स ने शानदार धैर्य और रणनीति का प्रदर्शन करते हुए कोबरा को हराकर खिताब अपने नाम किया। एग्रो राइजिंग स्टार्स के कप्तान राकेश यादव की कुशल नेतृत्व ने उन्हें यह खिताबी जीत दिलाई। पुरुष फाइनल मुकाबले के दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर मंगला राय की उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई। उनके साथ प्रोफेसर यूपी सिंह, डॉक्टर निखिल, डॉक्टर तरुण, डॉक्टर सुधीर, डॉक्टर आर के द्वारी, डॉक्टर मीना और डॉक्टर अजय भी मौजूद रहे। समापन समारोह में विजेता टीम एग्रो राइजिंग स्टार्स के कप्तान राकेश यादव और उप विजेता कोबरा के कप्तान राहुल राज को ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि ने आयोजन समिति के खिलाड़ियों और सभी प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दिया और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे आयोजन छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। मृत्युंजय ठाकुर को उनकी शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया।
प्रथम वर्ष के छात्र शुभम ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल किया। शुभम को इमर्जिंग प्लेयर के रूप में भी सम्मानित किया गया। नूरुल को टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया। इस वर्ष का एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग अब तक का सबसे सफल आयोजन साबित हुआ। छात्रों के सामूहिक प्रयास और आयोजन समिति की कड़ी मेहनत ने इस टूर्नामेंट को एक यादगार आयोजन बना दिया। यह टूर्नामेंट न केवल खेल भावना प्रतिस्पर्धा का प्रतीक बना, बल्कि इसने संस्थान के खेल वातावरण को और अधिक जीवंत बना दिया। APL 2025 की सफलता ने यह उम्मीद जगाई है कि भविष्य में और भी बड़े स्तर पर ऐसे आयोजन होंगे जो छात्रों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर प्रदान करेंगे। इस एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग में, इसका नाम ही ऐसा है, इसमें प्रथम वर्ष से लेकर के BSc, MSc, PhD के छात्र, साथ में हमारे प्रोफेसर्स और जितने भी पुरातन छात्र जो यहाँ से पास आउट होकर जा चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पे हैं, वो लोग अपना समय निकाल करके आते हैं और इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं। सर, कहीं न कहीं बच्चों के अंदर टैलेंट है लेकिन उनको अवसर नहीं मिल रहा है, क्या उनके लिए APL लाभदायक रहेगा? जी हाँ, जैसा मैं आपको बता दूं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए और किसी भी बड़े पोस्ट पे चले जाइए, आपको कहीं न कहीं BHU का वो छात्र मिल जाएगा जहाँ वहाँ पे वो कार्यरत है। रीज़न उसका ये रहा कि जब यहाँ पे पुरातन छात्र आते हैं तो होता क्या है कि जैसे उन लोगों का इंटरेक्शन होता है तो वो उन्हें मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, किस फील्ड में क्या स्कोप है, ये सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। फाइनल में जो भी टीम विजिट होगी उसको जो है एक शील्ड दी जाएगी और उनको ट्रैक सूट दिया जाएगा, प्लस साथ में उनको फूड कूपन्स भी कुछ दिए जाएंगे। सर, जो कमेटी है उस कमेटी में कितने लोग हैं? इस कमेटी में टीचर में हम लोग करीब 8-10 टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं करीब 10-12 स्टूडेंट है BSc जी 3rd ईयर के मेनली, और बाकी इसमें जूनियर्स 1st ईयर के भी है, 2nd ईयर के भी है। अलुमनाई लोग भी छुट्टी लेके आके वो भी अपना एफर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।